अब अगला टॉपिक है बेटा हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने असल में दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ, दो लॉ थे बेसिकली, है ना। इनको सरल कर लेते हैं पहले। डेफिनेशन देखो अगर आएगी तो आपको एज इट इज लिखनी पड़ेगी, तो वो नोट्स में अवेलेबल है, आप वैसे ही लिख लें, ठीक है ना। आप सुने, इसको समझते हैं। देखिए फैराडे ने सबसे पहले कोई ऐसा जो इलेक्ट्रोलिसिस ना जानता हो? अभी हाथ नहीं उठाओगे बेटा, पूछ दें तो फिर हाथ पैर सारे उठ जाएंगे। हाँ भाई कहीं क्या करना बता ना। जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, एक एनोड और एनोड पे फिर एनोड पे नेगेटिव, सॉरी एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अरे चुप हो जाओ। क्लास 10 में आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि एक मोटी रॉड होती है कॉपर की और एक पतली रॉड होती है, और इसमें हम करंट लगा देते हैं। यहाँ पर कोई बैटरी लगा दी और ये करंट लग गया आपका, ठीक है। और इस पे चार्ज लगा दिया हमने प्लस और इस पे लगा दिया माइनस। ये आपकी यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रोड है, और जिस चीज की ये मेटल है उसी चीज का सॉल्यूशन भरा होगा। जैसे कॉपर का ले लिए तो 1 मोलरिटी का CuSO4, और ये कॉपर की इम्प्योर रॉड है, इम्प्योर, ठीक है ना, इम्प्योर कॉपर, और ये कॉपर की प्योर रॉड है। बात समझ आई ना। तो जब ये करंट इधर आएगा तो प्लस और प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्लास 10th का पढ़ा रहा हूँ, 12th का नहीं है इसमें कुछ। और मेटल यहां से मूव करके इधर आएगी, और जब इसमें ज्यादा होने लगेगी तो यहाँ पे जो मेटल है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि मेटल पॉजिटिव है, तो वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। क्लास 10th वाले देखो गेंगू पार्टिकल लिखा था, गंगू पढ़ रहे थे, याद आ रहा? पढ़े होगे तब तो याद आएगा। ये गंदगी सारी नेगेटिव है ना, एनोड मेट बोलते हैं इसे, ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और सारा कॉपर यहाँ डिपॉजिट होता चला जाएगा। ये रॉड एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी और यहाँ पर एक मोटी रॉड बन जाएगी प्योर कॉपर की। ये इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या समझ में आ रहा? अब फैराडे ने इसमें क्या बात की कि मान लो इस बैटरी की जगह मैं बहुत बड़ी बैटरी लगा दूं, बहुत ज्यादा वोल्टेज सप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? क्या ये जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा या देर में हो जाएगा? या कितना करंट देना चाहिए, कितने टाइम में कितना डिपॉजिट होगा? कॉपर की जगह अगर मैं सिल्वर ले लूं तो क्या बराबर डिपॉजिट होगा? वो कितना टाइम लेगा, कितने डिपॉजिशन के लिए? इस सब मसले का हल है फैराडे लॉ में। फैराडे ने दो लॉ दिए। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, क्या है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें यह कहा कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू होता है, मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे, समझ गए ना, 2 वोल्ट 2 एम्पियर था, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट चल रहा था, फिर तुमने कर दिया 50 वोल्ट और 10 एम्पियर, ठीक है ना, मतलब कुछ भी वैल्यू बढ़ा दी XYZ। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते जाओगे उतनी ही जल्दी ज्यादा मास डिपॉजिट होता चला जाएगा। अगर टाइम पीरियड सेम है तो मास ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर जल्दी देखना है तो मास जल्दी भी डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? मतलब 5 मिनट मान लो तुमने इस बैटरी को लगा के रखा, तो कॉपर जो भी डिपॉजिट होगा, अगर चार्ज बढ़ा दिया और फिर 5 मिनट दूसरी बैटरी को लगा के रखा, ठीक है ना, ज्यादा चार्ज वाली बैटरी, तो यहां पर ज्यादा कॉपर मिलेगा आपको देखने को। सीधा सा मतलब ये, जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। अब तुम अगर बराबर मास का कंपेयर करोगे तो वो जल्दी डिपॉजिट हो जाएगा। नहीं बस समझ में? हाँ है ना, समझ गए ना। मान लो बड़ी बैटरी जो है वो 5 मिनट में 1 किलो कॉपर डिपॉजिट कर रही है, छोटी वाली बैटरी 5 मिनट में कर रही है मान लो आधा ही किलो, ठीक है ना। ये बात समझ रही? तो या तो मास के साथ समझ लो कि 5 मिनट में एक ने आधा किलो किया, एक ने 1 किलो किया, या टाइम के रेफरेंस में समझ लो कि उसने 5 मिनट में आधा किलो किया, इसने 2.5 मिनट में ही आधा किलो कर दिया। बात तो वही ना भाई, एक समझ गया ना मेरी बात को? क्योंकि वो क्या बड़ी वाली बैटरी क्या कर रही है, 5 मिनट में 5 किलो कर रही है, तो वो या 1 किलो कर रही है, जितना भी कर रही है उसका आधा टाइम लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मास और चार्ज डायरेक्टली है, और चार्ज की जगह अगर मैं रिप्लेसमेंट कर दूं IT की, तो वो टाइम के फ्रेम में चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझें कि मास जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। Q बराबर IT जानते हो? तो यहाँ पर अच्छा इसकी प्रोपोर्शनलिटी होती है ZQ, और इसका तरीका वही होता है जो फिजिक्स वगैरह में समझाया जाता है कि जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है वही तरीका, इधर वाली वैल्यू 1 तो वो मास के बराबर, तो उसी स्टाइल से हम डिफाइन करते हैं।
Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो M इक्वल टू ZIT बनता है। तो अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो होता है तो जो भी मास डिपॉजिट होगा वो Z कहलाएगा। बात समझ आ गई ना? तो इसकी अगर आपको कांस्टेंट डेफिनेशन देनी तो क्या करोगे, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक फ्लो करता है, जो भी मास डिपॉजिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, दूसरा, अब ये तो इनका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ है, देखिए सेकंड लॉ को लिखने का स्टाइल बड़ा अजीब सा है। वो लिखते हैं मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, इस तरीके से लिखते हैं। इसको सरल शब्दों में मैं तो समझाता हूँ, बिल्कुल सरल, जिससे बात पल्ले ही पड़े कि क्या चल रहा है। अगर मैंने यहां पर 100 एम्पियर का करंट ले रखा है, समझाने के लिए खाली है, या 10 एम्पियर लो, 10 एम्पियर का करंट है, ऐसी कोई बैटरी लगा रखी है, 50 वोल्ट चल रहा है या कुछ भी है ना, और यहां पर कॉपर की रॉड लगी थी, कॉपर का सॉल्यूशन, सारी व्यवस्था कॉपर के साथ थी, ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट में मान लो इसमें 63 मत लो, कुछ और ले लेता हूं, 120 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो गया। कितना? 120 ग्राम। कितनी देर में? 1 मिनट में 120 ग्राम कॉपर। ये सिर्फ समझाने के लिए इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर मैं कॉपर की जगह चांदी की रॉड ले लूं तो क्या चांदी भी 120 ग्राम डिपॉजिट होगी? क्या आप क्वेश्चन मेरा समझ गए? सेम करंट, सेम वोल्टेज, सेम टाइम, कॉपर हो रहा है 120 ग्राम डिपॉजिट, ठीक है। कॉपर कितना हो रहा है? 120 ग्राम कॉपर है, सीयू लिखा है। तो क्या चांदी भी 120 ग्राम होगा? तो देखो इसका आंसर है नहीं। तो वो कितना होगा? तो देखो कॉपर के, देखिए यही तो इसने बताया कि मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन B। इसका मतलब सरल शब्दों में हम लोग, कॉपर के एक एटम का वजन है 63.5 और चांदी का होता है लगभग 102 के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा सा कम, डबल का डिफरेंस चल रहा है, समझने के लिए, हाँ है ना? समझिए मेरी बात को। तो जितना, अगर 120 ग्राम डिपॉजिट हो गए कॉपर, मान लो कॉपर के 1000 एटम वहां पहुंच गए, 120 ग्राम हो गया, तो चांदी के कितने एटम पहुंचेंगे? बोलो। वजन तो 120 ग्राम ही होगा, लेकिन एटम की संख्या क्या होगी? कम होगी। चांदी उतनी डिपॉजिट नहीं होगी, जबकि चूंकि उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो समझ गए ना मेरी बात? वजन बराबर पड़ेगा आपका, मास बराबर है, ये तो खेल है, मास बराबर आ रहा होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स की संख्या क्या आ रही होगी? अलग आ रही होगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास अलग चल रहा है, ठीक है। सारी बवाल लास्ट में आके यही खत्म होता है। इसी बात को कुछ लोगों ने अलग अलग स्टैंडर्ड तरीके से बोल रखा है। बोलने का सब एक ही मतलब है कि उनका एटॉमिक मास का भी रिलेशन है, हर एटम का मास अलग अलग है, इसलिए तो इक्विवेलेंट वेट की बात की है, मास अलग अलग है, तो उनपे जो डिपॉजिट होने का रेट है वो भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। तो अगर हमें ये बोला जाए कि कॉपर इतना डिपॉजिट होता है, ठीक है, और चांदी कितनी डिपॉजिट होगी, तो हम उसका क्या करेंगे? कॉपर का इक्विवेलेंट वेट इधर, चांदी का इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का मास और चांदी के मास में x की वैल्यू। तो हम सेकेंड लॉ में ये लिखते हैं, यहाँ लिखता हूं, मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ B, ये लिखते हैं। अब मान लो मुझे चांदी का निकालना है, तो इन सब की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, जैसे मैं है ना। इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको एक दिन निकालना सिखाया था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, याद है ना? नॉर्मलिटी वाले केस में सिखाया था। तो अगर मैं n फैक्टर को 2 मिनट के लिए भूल जाऊं, तो वास्तव में क्या मॉलिक्यूलर मास का तो रिलेशन आ गया, हाँ है ना? समझ गए ना? तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो रहा है उसका मतलब क्या है? देखो अब मान लो इन दोनों, जब इसको निकालोगे तो क्या करोगे? इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, हाँ ना? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और उसके मॉलिक्यूलर मास का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो वहीं पे बात पहुंच गई, समझ गए ना? तो डिपॉजिट तो उतना ही होना है, लेकिन उसके एटम भारी भारी है, तो क्या होगा? वो 8, 10, 50, 100 एटम में ही उतना मास डिपॉजिट कर देगा, तो उतनी मोटी लेयर नहीं बनेगी जितनी कॉपर की बनेगी। क्या खेल समझ में आ गया मैं कैसे खाना चाह रहा हूं? अब ये बेटा एक अलग फॉर्मूला, ये अलग फॉर्मूला है। इसके सवाल तो बहुत सारे हैं और बहुत सवाल तो बहुत ही सरल है। Q इक्वल टू NE होता है, Q बराबर NF होता है, Q बराबर IT होता है। इन सवालों से ही कमरा काम हो जाएगा। एक सवाल ऐसा है जिसमें यह कहा जाता है, देखिए सब लोग सुन रहे हैं और ये महाराज हमारे लिख रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जब सब लोग लिख रहे होंगे तो उस समय आप क्या कर रहे होगे? ये बात कोई आज पहली बार तो नहीं हुई ना, मैंने कई बार इस पर डिस्कस किया है कि जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आप उस समय लिख क्यों रहे हो, और जब सब लोग लिख रहे होंगे तो तुम उस समय क्या करोगे?
जब कोई बात समझाई जाती है तो ऊपर ध्यान से समझो, समझने के बाद फिर जो तुम्हारे दिमाग में रेड है उसको लिखो, फिर उसके बाद उसको देख के फिर से लिखो जो छूट जाए। 50 बार बोल चुका हूँ ना इस बात को। फिर साथ साथ कॉपी करने में, कॉपी करना ही आता है क्या मैं सर? तो इसमें जैसे सवाल होता है, सवाल क्या होता है देखो सुनो, सवाल इसमें ये है कि मैंने आपको बोल दिया कि 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट है और 20 वोल्ट है, ठीक है, 20 वोल्ट 5 एम्पियर ये दे दिया आपको, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीजें देंगे, आपको अपनी जरूरत की चीज इस्तेमाल करनी। टाइम दे दिया आपको 5 मिनट का, ठीक, और आपसे बोल दिया कि बताओ जी कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, CuSO4 का सॉल्यूशन है, समझ में आएगा ना। तो एक तरीके से चार्ज दे दिया। तो इसका मैं तुम्हें 2 तरीके सिखाता हूँ। पहला तरीका तो वो जो सभी बुकों में दिया गया, और एक मेरा अपना तरीका जिसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को मिला के मैंने अपना एक अलग सा फॉर्मूला बना दिया। अलग सा कुछ नहीं, मतलब है वही, मिक्सिंग ही है, और वो सीधा ही आंसर पे जाता है आपको विद इन अ सेकंड। 1-2 सेकंड में ही आप सीधा आंसर पहुंच जाएंगे। कैलकुलेशन का जो टाइम है वो अलग। बात क्लियर है ना। तो आपको इन सवालों को कैसे करना, सवाल समझ में आ गया पहले कैसे करना? हाँ है ना। अभी इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, पहले कर लो। तो देखो बच्चे ऐसा है, उसको हटा दे रहा हूं और आप सुने। अब देखो सीखो इसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं फटाफट। तो इसके पहले तो मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है और सभी जगह लिखा हुआ है। आप इसको फॉलो करें, 110% न्यूमेरिकल हो जाता है। फंस जाओ अगर कहीं फंस जाओ तो फिर आप दूसरा ट्रिकबाजी लगाना, ठीक है ना फंसो तो यही तरीका बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ट्रिक एट लास्ट ट्रिक ही होती है। अगर कोई सवाल बहुत सरल आ रहा है, बहुत सरल, उसमें नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये जो मैं सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूँ कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज या इतना वोल्टेज, इतना टाइम, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, रेजिस्टेंस दे देंगे, वोल्टेज दे देंगे, करंट नहीं देते। हमें तो करंट और टाइम चाहिए, Q=IT होता है, तो हमें I चाहिए, तो कभी कभार ओम्स लॉ भी लग जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इतना I, इतना T ये निकालने पहले, उससे चार्ज निकलेगा और उस चार्ज से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा ये फाइंड करना है। समझ गए ना, क्वेश्चन का रूप समझ लो ना कैसा। इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे उसने कह दिया कि 50 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो गया 1 घंटे में, बताओ करंट कितना था, तो ये निकल आएगा, एक ही जैसी बात है। या उसने कह दिया कि 2 एम्पियर करंट था, 10 मिनट तक चार्ज फ्लो करंट फ्लो हुआ, बताओ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा। तो घुमा फिरा के ये 3-4 बातें समझ गए ना। इसका तरीका क्या है, देखो एक स्टैंडर्ड लाइन की NF चार्ज डिपॉजिट होता है। NF चार्ज से कितना डिपॉजिशन होता है, NF चार्ज अगर किसी को दोगे तो वो डिपॉजिट करेगा उसका एटॉमिक मास। इस लाइन से लगभग सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें पहले, क्योंकि भाई चार्ज तुम मेटल कहां से निकाल रहे हो, सॉल्यूशन में से। इस रॉड से जो भी सिखाया था, मोटी वाली रॉड से तो निकल के पतली वाली रॉड पे कॉपर गया नहीं था, वो सॉल्यूशन में गया था, तुमने सॉल्यूशन से उठाया। तो इसीलिए आपको चार्ज का मैटर चल रहा है और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझ में आया। तो देखो जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन बनाता हूं, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, I=5 एम्पियर, टाइम है आपका 10 मिनट, सेकंड में रहता है वैसे टाइम, पता है ना, Q=IT टाइम सेकंड में रहता है, ठीक है, और CuSO4 का सॉल्यूशन है। आप बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये आपका एक क्वेश्चन ऐसी मन से मैंने फ्रेम कर दिया। तो सबसे पहले CuSO4 को डिसोसिएट कर लो यहाँ पर, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, बोलो हाँ है ना, ये तो मन में कर ही लोगे, हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अब समझो मेरी बात। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, कितनी है 2, पता है ना n, अभी दिखाया है ना 11 उसमें वाले में, नेक्स्ट वाले में। तो n की वैल्यू 2 इंटू F, 2F जो है वो डिपॉजिट करेगा एटॉमिक मास कॉपर का 63.5 ग्राम में, ठीक है ना। 2 फैराडे कितना डिपॉजिट कर देगा, इतना डिपॉजिट कर देगा। ये स्टैंडर्ड लाइन बन गई मेरी, ये क्या बन गई, एक स्टैंडर्ड लाइन है, ये कभी गलत नहीं होगी। अब हमें देखना है कि इतना, ये क्या है, ये चार्ज है, ये क्या चीज है, चार्ज है, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज। देखो जिनको नहीं पता, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, Q बराबर क्या होता है, NE होता है, और एक Q बराबर क्या होता है, NF होता है, और Q क्या होता है, चार्ज होता है। उम्मीद अब तो बात समझ आई गई होगी, आए ना। तो यहाँ पे चार्ज है, क्या ये बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा तो 2 फैराडे चार्ज जो है वो इतना ग्राम डिपॉजिट करता है, ठीक है। अब मेरे पास पहले में निकालना पड़ेगा कितना चार्ज है, मैं यहां निकाल देता हूं थोड़ा साइड से। मेरे पास देखो Q= क्या होता है, IT, हाँ बोलो यार, कुछ तो बोलो। और I कितना है,
5 और टाइम कितना है 600 10 मिनट मतलब 600 सेकंड आए ना। तो 6 पंचे 30 कितना हो गया 3000 कूलम ये चार्ज 2 इंटू एफ कूलम है ये, ठीक है। और ये अभी ग्राम में चल रहा है। क्या ये बात समझ आ गई? इतना कूलम मेरे पास है। तो 2 फैराडे की वैल्यू वही उसको राउंड अप करके 96,500 लेते हैं। तो मैं अब इसको फिर से लिख रहा हूं 2 इंटू 96,500 कूलम डिपॉजिट करेगा 63.5 ग्राम। ये स्टैंडर्ड लाइन है मेरे पास। एक कूलम डिपॉजिट करेगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500, ठीक है आए ना। यूनिटी मेथड। हमारे पास कितना कूलम है 3000 कूलम है। कितना डिपॉजिट करेगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू 3000 ग्राम, ठीक है। 2 0 0 0 से कट गई, बाकी उड़ा लेना डेसिमल। ये 0 इसके डेसिमल में सेट कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये होगा 63.5 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 965 ग्राम। इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा अगर आप इतना आप करंट और इतने टाइम तक फ्लो करवाएंगे। सवाल का खेल समझ में आ गया कैसे होता है? हाँ है ना। सारे के सारे सवाल इस स्टाइल के इसी तरीके से हो जाएंगे। आपको बस ये बात याद रखनी है कि 2 फैराडे से कितना n फैराडे से कितना डिपॉजिट होता है उसका एटॉमिक मास। मान लो मैंने यहाँ पर जिंक ले लिया होता तो यहाँ पर मास किसका आया था जिंक का, और जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव आता तो 2 आता, और अगर किसी के ऊपर 3 आ रहा है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 आता तो n की वैल्यू 3 हो जाती, सोडियम के ऊपर 1 आता है तो 1 हो जाती। जो भी n के चार्ज होते हैं, जो भी चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उतना n हो जाएगा, और जो उसका मास होगा वो डिपॉजिट होगा। फिर एक में निकाल लेना और जितना तुम्हारा करंट हो उस पर निकाल लेना। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट दिक्कत? इसको पहले नोट करो फिर एक क्वेश्चन नोट करो। बोलो इतना क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप बेटा इसी तरीके, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, आपको पहली लाइन लिखी है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन नोट करो, फटाफट करके दिखाओ। लिखो कौन है, कौन कह रहा बोर्ड पे करेंगे? तुम करना चाह रहे हो? हो नहीं पाया तो मोर बना देंगे तुम्हारे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो फिर अच्छा लगे ना। आज तक तुम जंगल में अकेले, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। आप दिमाग लगाना और खुद से करना, बिल्कुल कॉपी ही लगभग है, बिल्कुल ठीक है ना। लिखो ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, कंपाउंड में नहीं बदला इसीलिए। ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट, is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere, ठीक है। What is the mass of copper deposited at cathode? कैथोड पर कितना मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। एटॉमिक मास 63.5 गिवन है, बिल्कुल सेम स्टाइल है, इसलिए दिया है कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लें, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। ठीक है ना, चलो करना चालू करो स्पीड में। आप सुनो भाई सभी लोग, इसका आंसर कितना आया? 0.296। चेक करो भाई, आंसर है 0.296 क्या कूलम। अच्छा खाओ बिहाली, हाँ 0.296 ग्राम, ठीक है भाई। सवाल समझ गए, सवाल का स्टाइल समझ गए। एक सवाल दे दूं दूसरा, अब तो कर लोगे? ठीक है, देखते हैं क्या कर लेते हो। लिखो, बिल्कुल सरल सवाल है, तुम तुरंत हो जाएगा 2 मिनट में। ये लिखो, ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस, ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस। NiNO3 4 बार बोलूं क्या? अरे मूर्ख, NiNO3 का होल ट्वाइस। अगर पूरे का ट्वाइस आया तो 2 नहीं लिखवा दूंगा आगे। इलेक्ट्रोलाइज्ड between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 minutes. What is the mass of Ni deposited? What is the mass of Ni deposited? और न करो सवाल, आ गई पुलिस, अब देख लियो बेटा। What is the mass of Ni deposited at the cathode? ठीक है,
निकल का मास 58.5 ले लो या राउंड ऑफ कर लो, 58.6 होता समथिंग, ठीक है। तुम ले लो अपने हिसाब से 58.5 ले लो, उससे राउंड ऑफ कैसे करो। 58.5 निकल का एटॉमिक मास ले लीजिएगा। चलिए सवाल करिए। अगर आपको नहीं आता है तो अपना हाथ उठाओ कि सर हमें नहीं आया, सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या समस्या वाली है। और अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे तो देखिए ये तो ग्रुप क्लास है ना, ग्रुप क्लास में आपको बोलना पड़ेगा कि सर हमें नहीं आ रहा है। और तुम हाथ नीचे रखे हुए तो यहाँ भगवान थोड़ा नहीं है कि हम एकदम आँख खुली यहाँ बीच में से हम चेहरा चमकने लगा तुम्हारा, हम जान गए जी तुम्हें नहीं आ रहा। चलो क्वेश्चन देखें। NH चार्ज कितना डिपॉजिट करता है एटॉमिक मास? हाँ है ना? यस सर। कितना इसका मास? 58.5। n की वैल्यू अभी समझाया था मैंने आपको, फिर से बता रहा हूँ। कुछ लोगों को बताओ n ही निकालना नहीं आता, पता नहीं 9th कैसे पास करके आए हैं। NO3 का होल ट्वाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। इसके नीचे 1 है तो 1 उसका चार्ज होगा, 2 इसका होगा। और वो भी नहीं आता तो NO3 का चार्ज -1 होता है। और वो भी ना आता हो और वो भी नहीं आता तो NO3 का कोई कंपाउंड सोच लो, इसका +1 है तो इसका क्या होगा? रिडॉक्स से निकाल लो तो कितना आ जाएगा? -1। फिर जब इसका -1 आ जाए तो यहाँ पे रख दो x + 2 × -1 = 0, तो x = कितना हो जाएगा? 2 सबसे आसान ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ -1 हो गया। अब चार्ज नहीं निकाल पा रहे हो, हद होगी। रिडॉक्स पढ़ के आए हो 11 में कि नहीं? फिर आप देखो तो 2F कितना डिपॉजिट करेगा? 58.5। यहां पर एटॉमिक मास लिखना चाहिए था, ठीक है। मेरे पास कितना करंट है, जरा इसको करंट को समझ लेते हैं। कितना है? I कितना दिया बेटा? 5 एम्पियर। टाइम कितना है तुम्हारा? 20 मिनट्स। 20 मिनट। 20 का कितना हो गया? 12,000 हो गया भाई। 1200। ठीक है, 20 मिनट है ना? 60 हाँ 20 1200, ठीक है। तो आपका चार्ज हो गया Q = IT, है ना? 6000। तो ये हो गया 12 गुणे 1200, 1200 गुणे 5, 12 60, 6000 कूलम, ठीक है। 6000 कूलम आपका क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो 2 × 96,500 इससे डिपॉजिट होता है 58.5 ग्राम निकल। एक से डिपॉजिट कितना होगा? 58.5/2 × 96,500। आपके पास कितना है? 6000। 6000 से कितना डिपॉजिट होगा? 58.5 × 6000/2 × 96,500। ये डेसिमल हटा दो, 0 बढ़ा दो, ये तीनों जीरो काट दो, 2 से काट दो 3, तो ये हो गया 585 × 3/965। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.1 जो भी बात समझ आ गई भाई? हाँ है ना? अब देखो 5 × 15 ये लगभग 600 के पास है ना, तो लगभग 18,000 ये हो जाएगा ना। 6 3 × 7 18 है ना, और 9 दूनी 18, तो 2 से छोटा आ जाएगा एक राउंड ऑफ तरीके से। अच्छा, अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका जो मैंने बोला था वो सिखाता हूँ। एक फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले का यूज ना करें। आपको अगर ये लग रहा है कि मेरा आंसर यहाँ पे कहीं यहाँ नहीं यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उसका यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। करने का तरीका अभी भी यही है। देखिए क्या है, मास डिपॉजिट। ये इसी के लिए है खाली कि कितना मास डिपॉजिट हुआ। मास डिपॉजिट = MIT/NF। इससे सीधा आंसर निकलता है एक झटके में, चुटकी बजाते हुए। ये मैंने क्या किया है, फर्स्ट लॉ के फॉर्मूले को सेकंड लॉ के फॉर्मूले को आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने से ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। M क्या होता है यहाँ पर? मुझे तो मास डिपॉजिट है। M क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। M यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास। निखिल क्या लिख रहे हो बेटा? अभी आ रहा। आई क्या है? करंट। T टाइम, N जानते ही हो, और F पता ही है, ठीक है। तो इस सवाल में मॉलिक्यूलर मास कितना था? 58.5। आई कितना था? 5 था। 5 लिख दो। टाइम कितना था? 1200। N की वैल्यू कितनी थी? 2। फैराडे कितना था? ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 58.5 × 6000/2 ×
96,500 बोलो हाँ है ना। देखो वैल्यू बराबर बैठ कर गई, बात समझ आ गई ना। तो ये 1 सेकंड में हमें बताया था कि हमारा सवाल सही चल रहा है या कहीं गलत चल रहा है। बोलो क्लियर है ना। और मैं ये अभी आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन ये हर छोटे बड़े सवाल में लग जाता है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि कुछ सवाल जो बहुत ही, जैसे मैंने कह दिया क्यू बराबर एन ई, बस यही निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और या एनएफ निकाल दिया और फैराडे का मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकालना, सिर्फ इतना ही, क्यू बराबर एनएफ, 1 नंबर का सवाल। लगने को वो उस पर भी लग जाएगा, उसमें सारी वैल्यू स्टैंडर्ड हो जाती है। लेकिन जो सवाल बिल्कुल सीधे हैं, जैसे क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन एफ, ठीक है ना, इनमें 2-3 आपस में मिक्स करके बना दिए, तो उनमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मास डिपॉजिट वाले पे ही इसको लगाना सही रहता है। क्या ये बात समझ आ गई? कोई डाउट दिक्कत? ठीक है, इसको नोट कर ले बेटा।